नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्री हिस्ट्री में, अर्थात स्टोन एज के नियोलिथिक फेज के बारे में। दोस्तों, हम सभी ने प्रीवियस क्लास में इस नियोलिथिक फेज के कुछ बड़े ही सॉरी बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था और आज के इस सेशन में दोस्तों कुछ अन्य बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से आप सभी एक बार जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, ये टॉपिक आपके एग्जाम में बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वहां से पूछे जाते हैं और आज के इस सेशन में दोस्तों कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस और अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले की वीडियो की शुरुआत करें, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों के लिए ही लगातार वीडियोस के माध्यम से हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी से संबंधित हर एक प्रकार की जो कंटेंट है आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। तो ये दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे नियोलिथिक फेज के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट, जिसका नाम है दोस्तों गुफ कराल। इसके पहले दोस्तों हम सभी ने बड़े ही डिटेल में बुर्ज़होम पुरास्थल को डिटेल में पढ़ा था कि ये पुरास्थल कहाँ पर है, इस पे उत्खनन का काम किसने किया, यहाँ पे खोज किसके द्वारा की गई, क्या कुछ महत्वपूर्ण जो प्रमाण है वह इस बुर्ज़होम पुरास्थल से प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों हम जो बात करेंगे वह बात होगी दोस्तों गुफ कराल के बारे में। दोस्तों, ये जो गुफ कराल पुरास्थल है यह अपने आप का काफी इंपॉर्टेंट पुरास्थल है और इसकी खोज 1962 में की गई थी। और इसकी यदि हम खुदाई की बात करते हैं, एक्सकेवेशन की बात करते हैं, अब यहाँ पर देखिए, हालांकि इन्होंने मिसप्रिंट किया है, खुदाई शब्द यहाँ पे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। इसके लिए यहाँ पे टर्म होगा उत्खनन। ध्यान रखिएगा बेटे, खुदाई और उत्खनन के बीच में काफी महत्वपूर्ण अंतर है। खुदाई वो प्रक्रिया है जिसमें किसी भी प्रकार के साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज को अप्लाई नहीं किया जाता, जबकि उत्खनन एक साइंटिफिक मेथड है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। खुदाई में बिना किसी टेक्निक को यूज किए हमारा जो पर्पस होता है पर्टिकुलर एरिया को क्या करना, खोद देना, वहां से चीजों को डिग आउट कर देना। लेकिन उत्खनन में एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू आपको जो है उसको फॉलो करते हुए चीजें आगे बढ़नी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने सीधे एक पूरा 1 फीट 2 फीट गड्ढा खोद डाला, इसका मतलब ये नहीं होता है। और उत्खनन जो है यहाँ पे गुफकराल पे वो ए शर्मा के द्वारा किया गया था। गुफकराल का मतलब क्या होता है? यदि हम गुफकराल शब्द के शाब्दिक अर्थ को देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग, द टर्म ऑफ गुफकराल, व्हाट इज मीन बाय दैट इज कुम्हार की गुहा। कुम्हार की गुहा। और यही गुफकराल पुरास्थल से हमें तांबे की बनी हुई, कॉपर की बनी हुई एक कुंडलित शीर्ष वाली जो हेयर पिन है। अब ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द न्यूलिथिक साइट गिव्स द एविडेंस ऑफ कॉपर हेयर पिन। कहां से हमें जो है कि कॉपर का बना हुआ जो हेयर पिन है, ठीक है, उसके जो प्रमाण है वह प्राप्त हैं, वह आपके गुफकराल से प्राप्त होता है। और इसी प्रकार के हेयर पिन हमें प्रमुख हड़प्पा स्थल चनहूदड़ो से भी जो है प्रमाण मिला हुआ है। तो जिस प्रकार का प्रमाण हमें गुफकराल में कॉपर हेयर पिन का मिल रहा है, उसी प्रकार का प्रमाण एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट जो कि इंडली से जुड़ा हुआ है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम चनहूदड़ो है, वहां से देखने को मिलता है। अब आप सभी जानते हैं चनहूदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है, जो कि अपने मनकों के कारखानों के लिए जाना जाता है। अब जरा आप में कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि जो चनहूदड़ो पुरास्थल है ये एक्चुअली में कहां पर स्थित है और यहां पर उत्खनन का काम किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, गुफकराल से हमें 2 कक्षीय आवासीय गड्ढों के जो प्रमाण हैं वह देखने को मिलते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप कश्मीर के पुरास्थलों को पढ़ते हैं तो कश्मीर में 2 पुरास्थल बड़े महत्वपूर्ण हैं नवपाषाण काल के संदर्भ में। एक जो कि मैंने अभी बताया बुर्ज़होम, ठीक है, और दूसरा जो है आपका वह है गुफ कराल। ठीक है, तो ये जो गुफ कराल है यह ऐसा पुरास्थल है जो कि किसके लिए जाना जाता है,
तो यहाँ पे जो आवासीय गड्ढा है, ठीक है, जिसको आप पिट ड्वेलिंग्स कहते हैं, और इसी आपके पिट ड्वेलिंग्स के, तो टू चैम्बर्ड ड्वेलिंग पिट्स के जो प्रमाण है वह हमें कहां से प्राप्त होता है, गुफ कराल के प्रमाण प्राप्त होता है। अब ये है क्या आवासीय गड्ढे? ये इन गड्ढों का प्रयोग मनुष्य रहने के लिए और अन्य कार्यों के लिए जो है प्रयोग में लाता था। इसी गुफ कराल पुरास्थल से हमें हड्डी की बनी हुई सुइयों से प्रकट होता है कि यहाँ के लोग वस्त्र की सिलाई का भी जो कार्य है वह करते थे। अब यहाँ पे हड्डी की सुइयों की बात आई। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि जब हम उपकरण की बात करते हैं तो उपकरण प्राचीन काल में उस समय तक, खासकर किसमें, स्टोन एज में। जब हम स्टोन एज की बात करते हैं, पाषाण काल की बात करते हैं, तो पाषाण काल में हमें मुख्यतः दो ही प्रकार के उपकरण दिखाई देते हैं। एक स्टोन के बने हुए, पत्थर के बने हुए, और दूसरा बोन का बना हुआ जिसको हम लोग हड्डी कहते हैं। तो स्टोन के बने हुए जो उपकरण है ये पहली बार हमें लोअर पैलियोलिथिक फेज से ही मिलने शुरू हो जा रहे थे, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था। लेकिन बोन के जो उपकरण हैं यह कब से मिलने शुरू होते हैं? अपर पैलियोलिथिक पीरियड से आपके उच्च पूरा पाषाण काल से प्राप्त होने, और तब से लेके अब तक लगातार आपने देखा कि अलग अलग प्रकार की हड्डियों के बने हुए उपकरणों के जो प्रमाण हैं वह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आपका गुफकराल पुरास्थल है, यहाँ से पालिशदार पत्थर के उपकरण तथा सील बट्टों से अनाज पीसने का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ। जैसा कि मैंने पिछले भी वीडियो में बताया कि जो नव पाषाण काल के उपकरण हैं, ठीक है, जो नियोलिथिक टूल्स हैं, इन नियोलिथिक टूल्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इनके ऊपर हमें एक विशेष प्रकार की चमक दिखाई देती है, और वो विशेष प्रकार की चमक ड्यू टू पॉलिशिंग, ग्राइंडिंग एंड अदर जो आपके फैक्ट हैं उसके वजह सीखने को मिलती है। तो इनके ऊपर जो है कि पॉलिशिंग के जो प्रमाण है वह देखने को मिलते हैं, और इसी प्रकार के पॉलिशदार जो पत्थरों के उपकरण हैं गुफ कराल हुए हैं, और उनके साथ साथ जो सील बट्टे, जो कि वर्तमान में जिसे आप ग्राइंडिंग स्टोन्स कहते हैं, उनके जो प्रमाण हैं वहां से देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि वहां पे अनाज पीसने का जो साक्ष्य है वह देखने को मिलता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि गुफकराल से ही हमें जौ अर्थात जौ के प्रमाण मिले हैं, गेहूं के प्रमाण मिले हैं, दाल के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, ये सभी आपके जो प्रमाण हैं ये आप कह सकते हैं कृषिगत साक्ष्य हैं। क्या है? कृषिगत जो फसल के साक्ष्य हैं, उनमें कौन कौन से फसल? जौ, गेहूं, दाल के अवशेष मिले। वहीं पे यदि हम बात करते हैं कि किस प्रकार की जो पॉटरीज हैं, जो मृदभांड हैं, वह प्राप्त हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप नियोलिथिक फेज को देखते हो और यहाँ की पॉटरीज को देखते हो, तो यहाँ की पॉटरीज को आप बेटे दो भागों में बांट सकते हो। एक वो पॉटरी जो कि हैंडमेड प्रोसेस से बनी हुई है, जिसको हस्त निर्मित मृदभांड कहते हैं, और दूसरी वो पॉटरी जो कि विल मेड प्रोसेस से बनी हुई है, जिसको आप चाक निर्मित मृदभांड कहते हैं। और ये विल मेड पॉटरी फर्दर दो भागों में बट सकती है, जिसमें स्लो मोशन वाले, धीमी गति के चाक वाले मृदभांड, और फास्ट मोशन वाले अर्थात तीव्र गति के चाक वाले मृदभांड। तो यहां से जो आपके गुफकराल से प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं वो धूसर मृदभांड, जिसको ग्रे वेयर कहते हैं, श्याम वर्णी मृदभांड, रक्त वर्णी मृदभांड आदि चाक निर्मित जो मृदभांड हैं वह यहां से देखने को मिलते हैं। मतलब ये सभी आपके क्या हैं? विल मेड पॉटरीज के जो मृदभांड हैं वह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दरी की छाप वाले जो हस्त निर्मित मृदभांड हैं, जो हैंडमेड पॉटरीज हैं, वह भी हमें यहाँ पर देखने को मिले हुए। किस प्रकार के? हस्त निर्मित। देखिए हस्त निर्मित आएगा, डोरी छाप आएगा, इस प्रकार के मृदभांड जिसको हम लोग कॉर्डेड वेयर, रस्टिकेटेड वेयर अलग अलग बोलते हैं। ठीक है, उस प्रकार के प्रमाण यहाँ से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पत्थर की चक्की के प्रमाण मिले हैं। दो छेदों वाले ईर्ष्या का जो प्रमाण है, तकली का प्रमाण है, हड्डी एवं श्रृंग से निर्मित जो आपके तिराग्र, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरो हेड बोलते हैं। ठीक है, उसका प्रमाण मिला है। ठीक है, छिद्र वाली सुई का प्रमाण मिला है। मिट्टी की बनी हुई जो चूड़ियां हैं, टेराकोटा बैंगल्स जो हैं, उसके प्रमाण मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां से हड्डी से निर्मित 41 उपकरणों के प्रमाण मिले हैं, जिनमें सर्वाधिक पालिशदार बोन के बने हुए जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनको हम लोग बोन पॉइंट्स कहते हैं,
अस्थि वेधक कहते हैं, उनके प्रमाण हमें इस गुफकराल पुरास्थल से देखने को मिले हुए। ठीक है, इसी गुफकराल से चूने का हमें एक फर्श भी मिला हुआ है, मिट्टी की दीवार भी मिली हुई है, और साथ ही साथ जो है कि दीवार नुमा संरचना जो कि 70 सेंटीमीटर के आसपास है, उसके भी जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है। अब इससे क्या पता चलता है? अभी तक आपने देखा कि जो मनुष्य है, ठीक है, आपने देखा कि जो पूरा पाषाण काल था प्लस आपका मध्य पाषाण काल था, उसमें मुख्यतः मनुष्य कहां पे रह रहा है? ऐसे स्थलों पे जो कि किस रूप में हो, जो कि एक प्रकार से कह सकते हैं कंदराओं में, गुफाओं में, ठीक है, छुपे हुए स्थानों पे वो रहने का प्रयास कर रहा है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि जो ये चूने का फर्श मिल रहा है, मिट्टी की दीवार मिल रही है, तो इससे पता चलता है कि अब मनुष्य उन गुफाओं से बाहर निकलकर जो आवासीय क्षेत्र है, गड्ढों से बाहर निकलकर जो खुले मैदान के इलाके हैं, प्लेन लैंड एरिया है, वहां पर भी लग रहा है। और ये प्रक्रिया अचानक नहीं हुई, कुछ एक प्रमाण आपको मध्य पाषाण काल के दौरान भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहां पर आते आते आप देखेंगे काफी प्रचलन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, गुफकराल से भारी मात्रा में जली हुई लकड़ियों की भी प्राप्ति है, और जो कि बताती है कि यहाँ पे अग्निकांड का व्यापक प्रमाण देती है, सूचना देती है। ठीक है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रोर, बरौली और देहरा गोपीपुरा से हमें नवपाषाण काल के जो हैंडेक्स के प्रमाण हैं, जिसको आप हस्त कुठार कहते हैं, उनके भी प्रमाण यहां से देखने को मिले। कौन कौन से? तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रोर से, बरौली और देहरा गोपीपुरा से भी इस प्रकार के जो न्यूलिथिक हैंडेक्स के जो प्रमाण है वह देखने को मिले हुए। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मेहरगढ़, किले गुल मोहम्मद एवं स्वात घाटी में स्थित गली गई, लोबनार एवं पाकिस्तान के सरायखोला में स्थित भी इसी प्रकार के जो नवपाषाण उपकरण हैं, उनके प्रमाण हमें देखने को मिलते। अब यहाँ पर बेटे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने पुरास्थल बताए आप लोगों को, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि कौन से पुरास्थल कहां पर स्थित है। जैसे बलूचिस्तान कहां पर? बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, किले गुल मोहम्मद, आपके मेहरगढ़, ये सब कहां पे? बलूचिस्तान में। ठीक है, आपके गली घई लोबनार क्षेत्र कहां पे? स्वात वैली में है। सराय खोला कहां पे? पाकिस्तान में। और रीजन आप इन सभी में हमें किसके प्रमाण मिलते हैं? तो जो नवपाषाण कालीन उपकरण है उनके भी प्रमाण जो है यहाँ पर देखने को मिले हुए। तो हम लोगों ने इसके पहले बात की थी गुफकराल पुरास्थल की, अब हम बात करने वाले हैं इस मध्यवर्ती क्षेत्र में, अर्थात भारत का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है उसमें स्थित कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण पुरास्थलों के बारे में। दोस्तों, नवपाषाण काल में इलाहाबाद का जो बेलन घाटी है वो आपका काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल माना जाता है, जहां पे हमें कई सारे अन्य पुरास्थलों के जो प्रमाण है वह देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आपको मैंने पढ़ाते समय पहले भी बताया था कि जब हम लोगों ने पूरा पाषाण काल को पढ़ना स्टार्ट किया था, अर्थात दोस्तों जो पैल्थिक पीरियड था, वहीं से जो ये बेलन वैली है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करता है, क्योंकि इस बेलन घाटी में हमें जो है किसके प्रमाण मिलते हैं? पूरा पाषाण काल के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल के भी प्रमाण मिलते हैं, और साथ ही साथ जो है आपके यहाँ पे जो आपके नवपाषाण काल है उसका भी प्रमाण मिलता है। तो तीनों कालों का प्रमाण मिलता है। यही कारण है दोस्तों कि यह जो पुरास्थल है ये कालक्रम के लिए कि पैल्थिक से मेसोलिथिक से नियोलिथिक कैसे डेवलपमेंट हुआ, इसके लिए काफी महत्वपूर्ण यह पुरास्थल माना जाता है। और इस पुरास्थल पर काम किया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने, या दोस्तों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है कि यह जो आपका मध्यवर्ती क्षेत्र है उस पर काम किया गया। और इलाहाबाद की बेलन घाटी में स्थित जितने महत्वपूर्ण पुरास्थल जैसे कोल्डीहवा, महगढ़ा, पंचो, ये सभी आपकी बेलन के सहायक जो अदवा घाटी है, ठीक है, उसमें स्थित इंदारी, ये सभी आपके प्रमुख नवपाषाणिक स्थल हैं। अब ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, अदवा घाटी में इंदारी और बेलन घाटी में कोल्डीहवा, महगढ़ा और पंचो बड़े ही इंपॉर्टेंट पुरास्थल हैं। और इन सभी पुरास्थलों समय नवपाषाण काल के जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है। और ये बेलन घाटी आपके इलाहाबाद की मेजा तहसील में स्थित है। यदि हम उत्तर प्रदेश में यूपी की बात करते हैं तो वहां पे नवपाषाण काल के उपकरणों को सर्वप्रथम खोजने वाले व्यक्ति जो है वह कौन है? ले मुशेरिये को कहा जाता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अभी मैंने जब वीडियो में पढ़ाया था पिछले क्लास में, तो मैंने बताया था
कि जो प्रथम नवपाषाणिक उपकरण है, बताइए सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तुरंत बताइए। प्रथम जो नवपाषाणिक उपकरण है वह प्राप्त किया था किसने, एम एच कृष्णन के द्वारा। कहां से किया गया था, तो लिंग शुगुर पुरास्थल है, वहां से सबसे पहली बार प्राप्त किया गया था। लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश की आएगी तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो नवपाषाणिक पुरास्थल है, उस जो आपके उपकरण है, यह सबसे पहले किसके द्वारा प्राप्त किए गए थे, तो ले मुसेरिये ने जो है किस प्रकार के उपकरणों की जो खोज है वह किया था। उन्होंने 1860 में इलाहाबाद में स्थित जो टोन्स वैली है, जो टोन्स घाटी है, उससे इस काल के उपकरण जो है वह प्राप्त किए थे। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश की सोन घाटी में कुंझुन पुरास्थल, ललनैया पुरास्थल बड़े ही महत्वपूर्ण है और ये आपके कहां पे है, मध्य प्रदेश के सोन घाटी में। कुंझुन जो पुरास्थल है वहां से में जंगली एवं कृत्रिम चावल उत्पादन के जो साक्ष्य हैं वह दिखाई देते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए हम जब चावल की बात करते हैं या फिर हम जब कृषि की बात करते हैं तो बेटे ध्यान रखना, एक जो मनुष्य के द्वारा, ठीक है, और एक जो है जंगली जो आपकी फसल है उसका उपयोग। तो जब मनुष्य अपने से किसी बीज को खेती के रूप में, कृषि के रूप में कर रहा है और उसका उत्पादन कर रहा है, तो वो आपका क्या हो गया, वो कृत्रिम हो गया। ठीक है, मनुष्य उसकी उपज कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब पहले से वो जंगली प्राकृतिक रूप में मौजूद होता है तो उसको हम लोग जंगली फसल कहते हैं, जंगली गेहूं, जंगली चावल, ठीक है। और इस प्रकार के प्रमाण हमें कुंजुन से मिले हैं और साथ साथ वहां से हमें कृत्रिम चावल उत्पादन की जो साक्ष्य है वो भी यहाँ से मिले हुए। ये जो आपका पुरास्थल है ये बड़े स्तर पर यहाँ पे पाषाण औजारों का जो निर्माण है उसका एक केंद्र के रूप में ये जाना जाता है। और यहाँ से हमें फलक बनाने अर्थात जो फ्लेक बनाने का जो कार्य है वह देखने को मिलता है। और साथ ही साथ रंग चढ़ाने हेतु पत्थरों को गर्म करने की भी जो व्यवस्था है वो कुंझुन से हमें देखने को मिलती, काफी इंपॉर्टेंट है। पत्थरों पे रंग चढ़ाने और उनके चढ़ाने हेतु पत्थरों को गर्म करने की जो परंपरा है या जो ट्रेडिशन है वो कहां से देखने को मिलते हैं, कुंजुन इत्यादि पुरास्थलों से इस प्रकार के जो प्रमाण है वह हमें देखने को मिलता है। ऐसे में इस क्षेत्र में स्थित बेलन घाटी में स्थित ये आपका कोल्डिहवा एक बड़ा ही जबरदस्त और महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यह कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले के मेजा तहसील में देवघाट के निकट बेलन नदी के बाएं तट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नदी के तट पे, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कहां पर स्थित है, इलाहाबाद के मेजा तहसील में, बेलन नदी के कहां पर है, बाएं तट में है, ठीक है, लेफ्ट बैंक पे कोल्डिवा स्थित है। खोजा किसके द्वारा गया था, तो इसकी जो खोज है वो बीबी मिश्रा ने 1964 में किया था। कंफ्यूज नहीं होंगे, एक भाई साहब बीडी मिश्रा भी हैं, वो अलग हैं, ये आपके बीबी मिश्रा हैं, ठीक है, मियां बीबी वाले बीबी, ठीक है। अब उत्खनन किसने किया, तो जी आर शर्मा जिनका संबंध इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से है, उनके निर्देशन में 1972 से 1973 में जिनके द्वारा पुरास्थल खोजा गया उन बीबी मिश्रा और साथ ही साथ रंजीत सिंह के द्वारा जो है यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया गया था। अब यदि हम इस कोल्डिहवा पुरास्थल को देखते हैं तो इस कोल्डिहवा के उत्खनन से विंध्य क्षेत्र के नवपाषाण काल के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई। कोल्डिहवा एक ऐसा महत्वपूर्ण पुरास्थल है जो विंध्य क्षेत्र का जो नवपाषाण काल है उससे संबंध में बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रमाण देता है। और यहाँ पे कार्य किसने किया था, तो जी आर शर्मा के निर्देशन में बीबी मिश्र और रंजीत सिंह के द्वारा कार्य किया गया। यह आपका पुरास्थल नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल में किस आयरन एज को अर्थात लौह काल को रिप्रेजेंट करता है, उससे संबंधित है। यहां से कोल्डेवा समय धान की खेती के जो साक्ष्य हैं उनके प्रमाण मिलते हैं। तो धान की खेती किए जाने के जो प्रमाण है वह हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ से घास फूस से निर्मित जो वृत्ताकार झोपड़ी है, सर्कुलर हट्स के जो प्रमाण है वह भी देखने को मिलता है। और उसके अलावा तांबे का एक चाकू का जो फलक है वो मिला है, सिलौटी का जो प्रमाण है वह मिला है, चावल एवं जली हुई धान की बालियां, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक पुरास्थल है जहां से हमें चावल की जली हुई बालियों के प्रमाण या फिर कह लें कि धान की खेती के प्रमाण मिलते हैं, तो ये है आपका कोल्डेवा पुरास्थल। अब यहां से धान की कौन सी किस्म मिली है, कौन सी वैरायटी मिली है, तो यहां से जो आपके राइस की वैरायटी है दैट इज ओराइजा सटाइवा, और ये आपके एग्जाम में कई बार जो है रिपीट किया गया है, पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा कोल्डिहवा की एक विशेषता यह भी है कि यहां से हमें डोरी छाप मृदभांडों के भी जो प्रमाण हैं वह मिलते हैं।
ठीक है, कॉर्डेड वेयर का जो प्रमाण है वह भी मिला है, जिसे हम जाल छाप या फिर रस्सी या फिर चटाई छाप जो मृदभांड है उसके रूप में भी जानते हैं। ठीक है, यहां से ऐसे मृदभांड भी मिले हैं। ठीक है, ठीक है जैसा कि बुर्ज होम्स भी मिले हुए थे। ठीक है, कोल्डिहवा का जो काल है वो 6000 ईसा पूर्व है और पुराविद महगड़ा एवं कोल्डिहवा को देश का प्राचीनतम गांव मानते हैं। तो आपके जो स्कॉलर्स हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनके अनुसार ये जो आपके बेलन वैली में स्थित महगड़ा और कोल्डिहवा पुरास्थल है, ये हमारे भारत के, ठीक है, क्या थे, एंशियंट, मोस्ट एंशियंट विलेज या ओल्डेस्ट विलेज के रूप में जो है इनको वो मानते हैं। यहां से आपके कोल्डिहवा से गोल क्षमतांत ओपदार प्रस्तर जो आपके नवपाषाणिक कुल्हाड़ी है वह हमें यहाँ पर सर्वाधिक संख्या में प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि आप यहाँ पे इस काल में कुल्हाड़ियों को देखेंगे तो कुल्हाड़ी के अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं, क्योंकि नवपाषाण में सबसे जो प्रमुख इनका उपकरण रहा है नवपाषाण काल का वह इनकी कुल्हाड़ियां रही हैं। और यहाँ से इसमें आपकी जो सर्कुलर सेल्ट का जो प्रमाण है, सर्कुलर पॉलिश्ड सेल्ट का जो प्रमाण है वो हमें यहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा इन दोनों स्थलों पे महगड़ा और आपके कोल्ढेवा पुरास्थलों से मृदभांडों के निर्माण में धान की भूसी जो राइस हस्क है उसका जो प्रयोग है वह यहाँ पर किया गया है। अब देखिए पता कैसे चलता है, जब यहाँ से मृदभांडों को प्राप्त किया गया और उनकी एनालिसिस की गई तो उसी से पता चला कि यहाँ के जो लोग हैं ये बर्तन को बनाने के लिए जो सेरेमिक्स बनाते थे, जो पॉटरीज बनाते थे, उनके सालन में ये धान की भूसी जो है उसको यूज करते थे मिट्टी के साथ एक मिक्सचर के रूप में। ठीक है, जिससे कि इनकी बाइंडिंग अच्छी बने और लंबे समय तक ये ड्यूरेबल रहे। और उसी का एनालिसिस करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया कि नहीं, यहाँ पे चावल की खेती या धान की भी जो खेती है वह किया जाता था। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोल्डेवा पुरास्थल। अगला है अब आपका महगढ़ा पुरास्थल। महगढ़ा 1975 से 76 में इस पुरास्थल की खोज हुई। यह पुरास्थल अपने पशुओं का आयताकार बाड़ा या फिर 3 द्वार वाले गौशाले के लिए जाना जाता है। कैटल पेन का जो प्रमाण है वो यहां से मिला हुआ और ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कैटल पेन के जो प्रमाण है वह कहां से मिले हैं, तो आपके महगढ़ा जो पुरास्थल नवपाषाण काल का वहां से मिले। यही समय अन्य प्रकार के जो कृषि के साक्ष्य हैं जैसे सामा के दाने, झरबेर की गुठलियां, ठीक है, इसके अलावा साथ ही साथ यहाँ पे 20 से 28 गोलाकार या फिर ओवल शेप या फिर सर्कुलर शेप कह सकते हो वैसे जो हर्ट्स हैं, ठीक है, जो झोपड़ियां हैं, उनके प्रमाण यहाँ से देखने को मिले हैं। और इन संबंधित फर्शों पे जो झोपड़ियों से जो फर्श मिले हैं एवं स्तंभ गर्तों के जो साक्ष्य हैं वह यहाँ से मिलते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा बेटे कि जब भी किसी पुरास्थल से स्तंभ गर्त का प्रमाण मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट होल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पोस्ट होल्स मिले हैं इससे क्या पता चलता है, तो जब किसी पुरास्थल से किसी साइट से हमें पोस्ट होल्स मिलते हैं इसका मतलब ये है कि वहां पर क्या रही होगी, झोपड़ी रही होगी। ऐसा नहीं है कि उत्खनन के दौरान आपको हूबहू झोपड़ी मिलेगी उससे पता चल रहा है, नहीं, वहां पे सिंपल सी बात है, झोपड़ी किस पे टिकी होगी, नीचे कुछ बैम्बू वगैरह कुछ सपोर्ट तो रहा होगा जगह जगह पे, तो वो जो बैम्बू है वो समय के साथ गल गया होगा, डिस्ट्रॉय हो गया होगा। लेकिन बैम्बू जब गाड़ा गया होगा जमीन में तो वो बैम्बू साथ साथ में जमीन के आसपास में उधर चारों तरफ मिट्टी होगी और वो एरिया जहां पे वो गला होगा वो बैम्बू का उसमें क्या होगा, सड़ा हुआ भाग होगा। तो इसी के आधार पर इसी को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट होल्स बोलते हैं, इसी को हम स्तंभ गर्त बोलते हैं। और इन्हीं की संख्या के आधार पे जो साइंटिस्ट हैं या फिर आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे झोपड़ी रही होगी। और इसी प्रकार के आपके 20 से 28 जो आपके सर्कुलर हट्स के जो प्रमाण है वो यहाँ से देखने को मिले हुए। इसके अलावा यहाँ से जो कैटल पेन का प्रमाण मिला है, पशुबाड़े का प्रमाण मिला है, आदमगढ़ से भी मिला था याद रखिएगा, यहाँ से भी मिला है। और यह जो इसका जो आकार है वो 12.5 से 7.5 मीटर का देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ से हमें डोरी छाप मिट्टी के जो बर्तन है, जो कॉर्डेड वेयर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्ड देखिए बेटे, जब टाइमलाइन होगा तो ध्यान रखिएगा कॉर्डेड वेयर किस काल का है, ठीक है, नियोलिथिक पीरियड का है। बास्केट वेयर नियोलिथिक पीरियड का है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें ग्रे वेयर नियोलिथिक पीरियड का है। वैसे ही जो रेड वेयर है, ठीक है, ये कब का है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले बफ वेयर भी है। ठीक है, इनके बीच में वो आपका क्या हो जाएगा, वो एक्चुअली प्री हड़प्पन कल्चर का है। ठीक है,
फिर आपका क्या हो जाएगा, ओसीपी वगैरह हो जाएगा, ठीक है, बीआरडब्ल्यू वगैरह हो जाएगा, ठीक है, इसके अलावा पीजीडब्ल्यू वगैरह हो जाएगा, और सबसे लास्ट में जो है आपका एनबीपीडब्ल्यू हो जाएगा। अब यहां से जैसा कि मैंने कहा कि कॉर्डेड वेयर के जो प्रमाण है वो प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ के मृदभांडों पे धान की जो बालियां हैं, ठीक है, उनके भी छाप जो है मिलते हैं। और महगड़ा के घरों का निर्माण एक सीधी पंक्ति में न करके वलयाकार आकृति में, अर्थात रिंग शेप्ड में, ठीक है, जो घर यहाँ पे बने हुए हैं वो रिंग शेप्ड में जो है बने हुए हैं करते थे। और यहाँ से चिड़ियों की हड्डियों का मिलना भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। अब दूसरे पुरास्थल पे जो आपके घरों के या झोपड़ियों के प्रमाण मिलते थे वो लाइन में मिलते थे, लीनियर पोजीशन में ऐसे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सर्कुलर, ठीक है, वलयाकार आकृति में रिंग के फॉर्म में जो है मिले हुए। अगला पुरास्थल है आपका चोपानी मांडो पुरास्थल। यहां से पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तक के तीनों चरणों का जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है। और यह पुरास्थल आपके बेलन घाटी में स्थित है। और यहां से भी जो है हमें गोल क्षमतांत जो कुल्हाड़ी है, ठीक है, जो सर्कुलर सेल्ट का जो प्रमाण है वो प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा अगला है आपका क्षेत्र मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र, ठीक है, मिडिल गंगा वैली काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपने देखा था कि जिस प्रकार हमें पैलिथिक टाइमलाइन के दौरान जो गंगा घाटी है वो काफी सूनी थी, अर्थात पैलिथिक के जो प्रमाण है वो गंगा घाटी के संदर्भ में हमें देखने को नहीं मिलते, क्योंकि उस समय गंगा घाटी में जो है कि विशेष जो प्रचलन है, जो क्षेत्र है वो मनुष्यों का नहीं था, क्योंकि उस समय मनुष्य गुफाओं कंदराओं में रहता था। लेकिन अब यदि आप देखेंगे कि इस नवपाषाण काल आते आते जो मनुष्य है वो आपके जो खुले मैदान, जो समतल क्षेत्र है उसमें भी देखने को मिलता है, इसीलिए मध्य गंगा घाटी का भी क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का राप्ती और आमी नदियों के संगम पर स्थित जो सोहगौरा पुरास्थल है यह काफी महत्वपूर्ण है। यहां से कुल 6 सांस्कृतिक कालों के प्रमाण मिले हैं, जो कि नवपाषाण काल से लेके मध्य काल तक, ठीक है, न्यूलिथिक से लेके मेडिवल पीरियड तक का जो प्रमाण है, जो साक्ष्य है वो हमें देखने को मिलता है। आप सभी ने सोहगौरा का नाम सुना होगा, वो आपके गोरखपुर में स्थित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहां से में प्री अशोकन, प्री अशोकन हमें क्या मिला है, इंस्क्रिप्शन का जो प्रमाण है, सोहगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन का नाम आप सभी ने सुना होगा, जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। अकाल इत्यादि की चर्चा मिलती है, सोहगौरा और महास्थान का नाम याद होगा, ठीक है। मध्य गंगा घाटी में स्थित इसके अलावा बिहार का जो चिरांद है, सेनुआर है, मनेर है, ताराडीह है, छेछर, कुतुबपुर है, ये सभी आपके प्रमुख नवपाषाणिक एवं ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। अर्थात बिहार में स्थित ये जो पुरास्थलों की मैंने चर्चा की, बेटे नाम याद रखिएगा, चिरांद, सेनुआर, मनेर, ताराडीह, छेछर और कुतुबपुर, ये आपके प्रमुख नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। और साथ ही साथ नवपाषाण के साथ साथ यहाँ पे हमें जो चालकुलिथिक पीरियड है, जो ताम्रपाषाण काल है, उसके भी प्रमाण यहाँ से देखने को मिलते हैं। इनमें से जो ताराडीह पुरास्थल है, तो उस ताराडीह से भीत के बने घर एवं अंगीठी के अवशेष जो हैं वह मिले हैं। जबकि मनेर पुरास्थल से सेलखड़ी की स्टेटाइट की बनी हुई जो तकली का जो प्रमाण है वह भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आइए अब एक बड़े ही महत्वपूर्ण पुरास्थल चिरांद की बात करते हैं। आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। चिरांद जो पुरास्थल ये कहां पर स्थित है, तो चिरांद पुरास्थल बिहार के सारण जिले में 4 नदियों गंगा, सोन, गंडक और घाघरा के संगम पर स्थित है। इसकी क्या विशेषताएं, चिरांद क्यों जाना जाता है इतना और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि यहां से हड्डी के बने हुए उपकरण मिले हैं जो कि हिरण के सिंग से निर्मित है, ठीक है। एंटलस पे अर्थात हिरण के सिंग पे बने हुए जो आपकी हड्डी के उपकरण हैं चिरांद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माने जाते हैं। और भारत के पाषाण काल में सर्वप्रथम चिरांद की नवपाषाणिक संस्कृति से ही भारी मात्रा में विविध प्रकार के जो हड्डी के उपकरण हैं, जो अस्थि उपकरण हैं, वह प्राप्त हुए थे। तो यह पुरास्थल अपने हड्डियों के उपकरण के सबसे ज्यादा फेमस है। न केवल यहाँ पे हड्डियों के उपकरण मिले, बल्कि चिरांद को सार्वजनिक भोजन बनाने का केंद्र, कम्युनिटी कुकिंग सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से इसी प्रकार के चूल्हों के जो प्रमाण है वह देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से जितने भी घरों के प्रमाण मिले उनमें विशेष प्रकार के चूल्हों की समूह की प्राप्ति मिलती है। एक दो नहीं, समूह में जो चूल्हे हैं वह देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा चिरांद से हमें अग्निकांड का भी जो साक्ष्य है
वो मिलता है क्योंकि यहाँ के घरों के जलने के प्रमाण मिले। और आपके एग्जाम का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक पुरास्थल है जहां पे जलने के साक्ष्य मिले, अग्निकांड का साक्ष्य मिलता है। तो यह मिलता है आपके कहां से, यह मिलता है आपके चिरांद पुरास्थल से। चिरांद नवपाषाण काल एवं ताम्रपाषाण काल दोनों युगों से संबंधित है, अर्थात यहाँ से न्योलिथिक पीरियड के भी एविडेंस मिले हुए हैं, चालकोलिथिक पीरियड के भी एविडेंस मिले हुए हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये कि है तो चालकोलिथिक पीरियड का जरूर, लेकिन चालकोलिथिक पीरियड में यहाँ पे जो टूल्स हैं उनके चालकोलिथिक पीरियड के, वो आपके यहाँ पे एब्सेंट है, वो दिखाई नहीं देते, उनका अभाव है। ठीक है, चिरांद से बस्तियों के साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो धान, मंसूर, ठीक है, मूंग, गेहूं, जौ इत्यादि की जो खेती है वह भी किया करते थे। इसके भी जो प्रमाण है हमें वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, चिरांद के लोग वृत्ताकार झोपड़ियों में रहते थे। चिरांद से हमें मृण मूर्तियों के प्रमाण मिले हैं, जो कि कुबड़दार बैल, नाग, चिड़ियों की जो आपकी जो मृण मूर्तियां जो टेराकोटा फिगरेंस हैं वह देखने को मिला हुआ है। ठीक है, तो यदि कल को आपकी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से मृण मूर्तियों के प्रमाण, कुबरदार बैल, ठीक है, नाग इत्यादि चिड़ियों की मृण मूर्तियों का प्रमाण मिला है, तो ये आपके चिरांद से मिला है। इसके अलावा अगेट, सेलखड़ी और फेयांस की बनी हुई जो बीड्स हैं, जो मनके हैं, उनकी भी प्राप्ति यहाँ से हुई है। यही सी मिट्टी की जो चूड़ियां हैं, ठीक है, जो बैंगल्स हैं, उनके भी प्रमाण मिले हैं। और साथ ही साथ हाथी दांत को हम आइवरी कहते हैं, तो हाथी दांत की हड्डी की बनी हुई जो चूड़ी है, ठीक है, आइवरी बैंगल्स कहते हैं, उसके भी प्रमाण मिले हैं। और बोन के बने हुए जो पेंडेंट हैं, ठीक है, बोन पेंडेंट्स के जो प्रमाण है वो भी मिले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हाथी, बारहसिंगा, हिरण एवं गैंडे की हड्डियों के जो प्रमाण हैं वह भी देखने को मिले। यही तो कारण है कि इस पुरास्थल में हमें हड्डियों के जो प्रमाण हैं वो भर भर के देखने को मिलते हैं। ठीक है, चिरांद से छिद्रदार नाल के प्रमाण मिले हैं, जिसको कि हिस्टोरियन संभवतः हुक्के से कंपेयर करते हैं। वर्तमान समय में जो ट्रेडिशन है ना लोगों के बीच में बहुत तेजी से फैल रहा है हुक्के पीने का, ठीक है, तो उसको जो है हुक्का से कंपेयर करते हैं, और इसके प्रमाण जो है वह हमें चिरांद से देखने को मिले हुए हैं। इसके अलावा कलश, कटोरा, ठीक है, और काले एवं लाल मृदभांड, ठीक है, टोटी तार जो पात्र है, स्पाउटेड जो बाउल्स है, उसके भी प्रमाण मिले। चिरांद में डोरी छाप मृदभांड परंपरा का अभाव है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके असर्शन एंड रीजन या फिर जो है कि ट्रू एंड फॉल्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिरांद में डोरी छाप मृदभांड परंपरा प्राप्त है या फिर अभाव में है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे आपने अभी इसके ऊपर पढ़ा, मेहगड़ा पढ़ा था, कोल्डीवा पढ़ा था, तो वहां पे कॉर्डेड वेयर के प्रमाण मिले थे, डोरी छाप मृदभांड के प्रमाण मिले थे। लेकिन हियर इन चिरांद हमें डोरी छाप मृदभांड का जो अभाव, जो एब्सेंसी है वो देखने को मिलती है। लेकिन हड्डी के उपकरणों की जो अधिकता है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और शंकालिया जो एचडी शंकालियां हैं, उनके अनुसार यह सभ्यता गंगा के जलोढ़ मैदान क्षेत्र में बसी थी, जबकि शेष लोग पहाड़ियों और पठारों पर निवास करते थे। और इस संदर्भ में केवल कावेरी तट पर स्थित टी नरसीपुर जो पुरास्थल है वही चिरांद के समतुल्य रखा जा सकता है। तो एचडी संकालिया का कहना था कि अभी भी लोग जो है कि मुख्यतः कहां पर रह रहे थे, गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों पर रह रहे थे। क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात है, यदि समतल मैदानी क्षेत्र में रहेंगे तो उस समय जंगली पशुओं से उनका शिकार हो जाना आम हो सकता था, इसलिए लोग उसमें बहुत कम लोग थे इस समय। सिंपल सी बात है कि वो आपको समतली मैदानों क्षेत्र में देखेंगे। और इनका कहना है कि इसकी समतुल्य एक और अन्य पुरास्थल था जो कि कावेरी तट पर स्थित था, जिसका नाम था टी नरसीपुर, ठीक है, जो कि वो इसको इसके समकालीन या इसके समतुल्य जो है वो रखते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज की क्लास में काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा की। अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो मध्य नवपाषाण काल के संदर्भ में जो अगले महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जो आपके भारत का मध्य पूर्वी क्षेत्र है, उसमें स्थित पुरास्थलों को और अन्य जानकारियों के आपके साथ साझा करेंगे। तो उम्मीद करते दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल होगी। यदि दोस्तों वीडियो से किसी प्रकार की सहायता मिले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चैनल के माध्यम से दोस्तों लगातार आप सभी के लिए जो वीडियोस और इन्फॉर्मेशन है आप सभी के साथ प्रोवाइड की जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।